हेलो एंड वेलकम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें बोला गया है एन एम्पलीफायर विद लूप गेन ए बीटा। लूप गेन कितना है इसका? ए बीटा विल बी मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल कब होगा? एम्पलीफायर की बात हो रही है ना, ठीक है, एम्पलीफायर की बात हो रही है, तो ये स्टेबल कब होगा? जब ए बीटा की वैल्यू, तो इट इज स्टेबल व्हेन व्हेन ए बीटा इज लेस देन वन। जब ए बीटा लेस देन वन होगा तो ये स्टेबल होगा। मैं ऑसिलेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ। तो ये 1.5 है, ये है 1.2 और ये नियरली इक्वल टू है 1। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.7। मैं ध्यान रखना है ऑसिलेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर बर्क हुसैन क्राइटेरिया लग जाएगा और ए बीटा की वैल्यू फिर ग्रेटर देन 1 भी ली जाएगी, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द 5 ओम रजिस्टर इज 10 वॉट। तो ये जो रजिस्टर है 10 वॉट का पावर कंज्यूम कर रहा है, देन द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो इसका पावर फैक्टर बताना है। सबसे पहले इसके लिए पावर जो है वो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, आई आर एम एस होता है। तो यहाँ से 10 वॉट हो गया, तो 10 वॉट इक्वल्स टू आई आर एम एस स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है 5। तो आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2। कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 2 ये वैल्यू हो जाएगी। अब इनपुट वोल्टेज जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है कितना? 50 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे वी आर एम एस। तो वी आर एम एस कितना हो जाएगा? वी नॉट अपॉन रूट 2। तो ये हो जाएगा 50 अपॉन रूट 2, ये वी आर एम एस हो गया। तो इम्पिडेंस निकाल लेंगे, तो इम्पिडेंस आ जाएगा वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। तो ये आ गया 50 अपॉन रूट 2, और आई आर एम एस कितना है? ये ऑलरेडी रूट 2 हमारे पास है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 25 ओम। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया आर इक्विवेलेंट 5 प्लस 10, ये हो गया 15 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। हमें निकालना है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर को हम लिखते हैं किससे? कॉस फाई से। तो कॉस फाई जो है वो किसके बराबर होता है? आर अपॉन जेड। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 15, और जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया? 0.6। तो हमारे पास जो सही आंसर आ गया वो आ गया 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द क्यूसेंट कलेक्टर करंट, क्यूसेंट कलेक्टर करंट मतलब 0 पॉइंट कलेक्टर करंट, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। इस लाइन का मतलब क्या है? जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। इसी के अंदर आंसर छुपा है इसका, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। इसका आंसर इसी के अंदर छुपा है। तो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज वीसी इन अ सी कनेक्शन आर द वैल्यूज व्हेन। जब एसी सिग्नल को आपने क्या कर रखा है? जीरो कर रखा है। तो आंसर कितना हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट ऑफ फिगर, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो इसमें वी नॉट की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर देखो इनपुट अप्लाई किया हुआ है किसके ऊपर? प्लस के ऊपर। तो ये क्या है? ये है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग। ये है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसका जो आउटपुट गेन है या इसका जो आउटपुट है वो लिखा जाता है वी नॉट अपॉन वी आई प्लस 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। तो 1 प्लस आर एफ, फीडबैक रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4R। तो ये हो गया 4R, और रेजिस्टेंस इनपुट का कितना हो गया? R। तो ये बन जाएगा कितना? 5। तो वी नॉट अपॉन वी आई, तो यहाँ से वी नॉट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 VI। तो सही आंसर अपने पास कितना आ गया? सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फिगर शोज द सेल्फ बायस सर्किट ऑफ सीई एम्पलीफायर एंड इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, और ये सीई एम्पलीफायर का सेल्फ बायस सर्किट है, VBB एंड RB रेस्पेक्टिवली। ये वाला सर्किट ले लो, ये वाला। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे तो क्या लिखा जाएगा? VBB माइनस IB RB माइनस IB RB माइनस VBE माइनस VBE और माइनस IERE इक्वल्स टू 0। इसके लिए मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा लिया। ठीक है, क्या लगा लिया? किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया इसके लिए। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी?
यहाँ से वैल्यू निकालते हैं हम VBB की। तो VBB की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से इस सर्किट से निकालते हैं। तो यहाँ पर वोल्ट है 10 वोल्ट, तो यहाँ पर भी होगा 10 वोल्ट। दोनों जगह वोल्टेज कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। तो इन दोनों में जो करंट है वो सेम करंट फ्लो करा देते हैं इन दोनों के अंदर। तो यहाँ पर अगर ये वोल्टेज डिवाइडर जैसा सर्किट हो गया, तो यहाँ पर करंट अगर I1 है तो यहाँ पर भी करंट कितनी हो जाएगी, I1 हो जाएगी। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V/R1 + R2। तो ये कितना हो गया 10 वोल्ट, और R1 और R2 20 + 5। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10/25। क्या वैल्यू आ गई, 10/25, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमें वोल्टेज चाहिए होता है, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है VBB यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विवेलेंट में, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 5 × I। ये I हमने निकाल लिया, तो 5 × ये कितना हो गया 10/25। तो ये हो गया 50/25, तो ये हो गया 2। तो ये हो गया 2 वोल्ट। तो VBB की वैल्यू कितनी हो गई, 2 वोल्ट हो गई। VBB कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। अब हमारे पास दूसरा जो RB रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इसके इक्विवेलेंट बनाया। तो RB की जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो ये होगा R1 × R2/R1 + R2। तो 20 × 5/20 + 5। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100/25। तो ये आ जाएगा 4 किलो ओम। आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 किलो ओम। तो इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना रखा है, तो वोल्टेज डिवाइडर से होगा ये, वोल्टेज डिवाइडर। ये हो गया वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ये सर्किट डायग्राम किसका है। तो ये सर्किट डायग्राम डिफरेंशिएटर है ना, ये सर्किट जो है ये डिफरेंशिएटर है, डिफरेंशिएटर। और अगर इनको रिप्लेस कर देते ऐसे, इनको ऐसे रिप्लेस कर देते तो ये बन जाता इंटीग्रेटर। तो फिर ये बन जाता इंटीग्रेटर अगर इनको रिप्लेस कर दिया जाता। कई बार आपसे डिफरेंशिएटर का आउटपुट भी पूछ लिया जाता। तो आउटपुट ऑफ डिफरेंशिएटर जब आप निकालोगे तो डिफरेंशिएटर का आउटपुट आता है RC dV/dt। और अगर आपसे इंटीग्रेटर पूछा जाए, इंटीग्रेटर, तो इंटीग्रेटर का जो आउटपुट आता है वो आता है -1/RC और V0 और dt। ये इंटीग्रेटर का आउटपुट आता है। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमें ये डायग्राम बताना है, तो ये तो डिफरेंशिएटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटीग्रेटर कंटेन्स a 100 kilo ohm and 1 μF capacitor. If the voltage applied to the integrator input is 1 volt, what is the voltage present at the integrator output after 1 second? तो अभी आपको मैंने बताया इंटीग्रेटर का जो आउटपुट होता है 1/RC माइनस में 0 से t, ये आ गया VI और dt। तो 1/RC, तो R की वैल्यू 100 किलो ओम, तो 100 × 10⁻3। C की वैल्यू 1 μF, तो ये 10⁻⁻6 हो गया। ये 0 से और 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। VI की वैल्यू कितनी हो गई 1, और यहाँ हो गया dt। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा -10 वोल्ट, जो कि आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज द इनपुट इम्पिडेंस एंड ऑफ द वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर के इनपुट इम्पिडेंस को ये बढ़ा देता है, बिल्कुल सही बात है। वोल्टेज एम्पलीफायर के केस में जो नेगेटिव फीडबैक है वो इनपुट इम्पिडेंस को बढ़ा देता है, ये सही लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 1 सही लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 2 में है नेगेटिव फीडबैक कॉज रिडक्शन इन नॉइज। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही लिखा हुआ है कि जो नेगेटिव फीडबैक है वो नॉइज को रिड्यूस करता है। थर्ड लिखा हुआ है नेगेटिव फीडबैक डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड द बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर। जो बैंडविड्थ है उसको डिक्रीज करता है और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, ये गलत है, दोनों को बढ़ा देता है, तो ये गलत है थर्ड। फोर्थ में लिखा हुआ है इन कंपैरिजन टू ट्रांसफर और गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट नेगेटिव फीडबैक, ट्रांसफर गेन ऑफ एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक इज हायर। ठीक है, ये भी गलत लिखा हुआ है। तो अब हमें इसमें से सिलेक्ट करना है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, सेकेंड इज़ ट्रू, थर्ड इज़ फॉल्स है, ये फॉल्स आएगा। यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, सही है।
और यहाँ पर ये भी फॉल्स लिखा हुआ है, तो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ द इनपुट टू द डिफरेंशिएटिंग सर्किट इज सॉ टूथ, यदि इनपुट सॉ टूथ है तो आउटपुट उसका कैसा निकलेगा, डिफरेंशिएटर है। डिफरेंशिएटर का मतलब है जो डिफरेंशिएट कर दे। तो सॉ टूथ जा रहा है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, वो आएगा ट्राइंगुलर। उसका आउटपुट क्या आएगा, ट्राइंगुलर आएगा। याद करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आर बेसिकली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वेयर वी रिप्लेस द फीडबैक रजिस्टर विद अ कैपेसिटर ऑफ सुटेबल वैल्यू। तो यदि रजिस्टर को कैपेसिटर से, फीडबैक रजिस्टर को अगर आप कैपेसिटर से रिप्लेस करोगे, यानी कि ये जो डायग्राम था, ये वाला डायग्राम कहाँ गया, एक मिनट रुको, कहाँ गया वो डायग्राम, ये रहा, नहीं ये नहीं है, एक मिनट, हाँ ये वाला डायग्राम। तो ये वाला डायग्राम मैंने आपको बताया ये फीडबैक है, तो ये फीडबैक की जगह यदि कैपेसिटर लगा दोगे तो फिर ये क्या बन जाता है, इंटीग्रेटर बन जाता है। तो वही हमें पूछा है, तो हमें यही पूछा है कि यदि फीडबैक रजिस्टर को कैपेसिटर से रिप्लेस करोगे तो वो बन जाएगा इंटीग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, तो नेगेटिव फीडबैक स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, नॉइज को इंक्रीज नहीं करेगा, रिड्यूस करेगा। फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन को इंक्रीज फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन, तो फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन को इंक्रीज गेन। अब देखो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर रिड्यूस द गेन, गेन को रिड्यूस करेगा, तो ये गलत है, यहाँ इंक्रीज लिखा हुआ है। स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। इंक्रीज द बैंडविड्थ टू द, और रिड्यूस द डिस्टॉर्शन एंड नॉइज, तो ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। द सिग्नल टू नॉइज रेशो नॉट अफेक्टेड, सिग्नल टू नॉइज रेशो अफेक्टेड नहीं होगा। और इसका ये गेन का फॉर्मूला होता है A/1 + A बीटा, जो मैंने आपको पहले भी लिखवाया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में इंप्रूव सिग्नल टू नॉइज रेशो, इंप्रूव द सिग्नल टू नॉइज रेशो एट द आउटपुट डजंट अफेक्ट। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो सिग्नल टू नॉइज रेशो है वो अफेक्टेड नहीं होता, तो सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द स्टेडी स्टेट आउटपुट ऑफ द सर्किट शोन बिलो, इसका स्टेडी स्टेट आउटपुट हमें बताना है, वो क्या आएगा। देखो यहां पर इसके लिए हम बना रहे हैं ना, तो इसके लिए यहां पर इसको हम इमेजिनरी कनेक्शन दे देते हैं, यहां पर वर्चुअल कनेक्शन। तो वर्चुअल कनेक्शन अगर हम इसको लिखें, और ये इंटीग्रेटर बन रहा है, क्या बन रहा है, इंटीग्रेटर। इसके लिए लिखोगे तो नोडल एनालिसिस लगा लो, नोडल एनालिसिस, और इस पॉइंट के ऊपर हम कर रहे हैं नोडल एनालिसिस। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 0.1 माइनस, यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, 0। भाई यहाँ पर वोल्टेज 0 है ना, तो ये 0 हो गई, 0/R1 इक्वल्स टू, इधर से वोल्टेज कितना आ रहा है, वोल्टेज निकालना है कैपेसिटर के क्रॉस, तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वो होगा Q बराबर होता है C इंटू वी, तो वोल्टेज होगा Q/C, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, करंट लिखा है, करंट क्या लिखा है, करंट V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू क्या हो गया, V/R। तो ये करंट की वैल्यू है, तो करंट की वैल्यू हम लिख रहे हैं। तो करंट कैसे लिखेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस लिखेंगे, करंट को लिखना है तो dQ/dt। भाई कैपेसिटर के अक्रॉस करंट लिखना है, वो कैसे लिखा जाएगा, dQ/dt इक्वल्स टू I हो जाएगा। तो C कॉमन आ जाएगा, C कॉमन आ जाएगा, तो उसके बाद dQ/dt, तो V का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो dV/dt, तो ये बनेगा 0.1 माइनस 0/R1 इक्वल्स टू C एज इट इज़ रहने दो, C 1 लिख दिया इसको मैंने यहाँ पर वोल्टेज, और dV ये आउटपुट है, यहाँ पर कितना है, ये 0, और यहाँ पर है ये V आउटपुट, तो ये हो जाएगा 0 माइनस V आउटपुट अपॉन ये हो जाएगा dt। तो यहाँ से हमारे पास V0 बन जाएगा, इंटीग्रेटर वाला ही फॉर्मूला बन जाएगा 1/R1C1, और यहाँ से इंटीग्रेट हो जाएगा 0.1 dt, वही इंटीग्रेटर का फॉर्मूला जो हमने पहले डिस्कस किया था, वही फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से ये आंसर आएगा -KT, है ना, ये सब कांस्टेंट लिख दूंगा तो ये -KT आ जाएगा। तो -KT आ जाएगा, तो जो आउटपुट है वो नीचे चला जाएगा, आउटपुट नीचे चला जाएगा, कहाँ पर, VEE तक। तो ये आ जाएगा सैचुरेटेड टू VEE, भाई ये तो प्लस में है, ये माइनस में है, तो सैचुरेटेड टू VEE, सैचुरेटेड टू -VEE। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
इफ सिग्नल पास थ्रू एन इंटीग्रेटर, यदि एक इंटीग्रेटर से सिग्नल पास होगा तो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ नॉइज सिग्नल के एम्पलीट्यूड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, इंटीग्रेटर इज यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ स्क्वायर वेव टू ट्राइंगुलर वेव। इन्वर्जन जो इंटीग्रेटर है वो कन्वर्ट करता है स्क्वायर वेव फॉर्म को ट्राइंगुलर वेव फॉर्म में, स्क्वायर को ट्राइंगुलर में, ये याद रखना ये। एंड हैंस परफॉर्म द रोल ऑफ फिल्टर, तो ये किसका काम करता है, फिल्टर का काम करता है। इन केस ऑफ इनपुट स्क्वायर वेव द इंटीग्रेटर एक्ट्स एज अ सिंपल लो पास फिल्टर, ये लो पास फिल्टर की तरह काम करेगा और उसको ट्राइंगुलर वेव में कन्वर्ट कर देगा। फिर व्हेन एन इनपुट वेव इज कॉम्प्लेक्स और नॉइज सिग्नल द इंटीग्रेटर विल रिमूव द हायर फ्रिक्वेंसी, क्योंकि ये लो पास फिल्टर को तरह काम कर रहा है तो ये लो फ्रिक्वेंसी को जाने देगा, हाई फ्रिक्वेंसी को रोक देगा। तो विल रिमूव द हायर फ्रिक्वेंसी फ्रॉम इट दस रिड्यूसिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल जो है उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। तो यहाँ ये जो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये आपको याद रखना है कि इंटीग्रेटर का काम क्या है, वो कौन से फिल्टर की तरह काम करेगा, और जब उससे हाई पास सिग्नल जाएगा तो उसमें जो उसका एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एंड इन एन एम्पलीफायर इफ वोल्टेज शंट नीड फीडबैक, ये वोल्टेज शंट नेगेटिव फीडबैक है। तो वोल्टेज शंट नेगेटिव फीडबैक के क्या रिजल्ट आते हैं वो मैं यहाँ बता देता हूँ। तो वोल्टेज शंट नेगेटिव फीडबैक में क्या देखो, एक होता है हमारे पास वोल्टेज फीडबैक और एक होता है हमारे पास करंट फीडबैक। दो होते हैं हमारे पास जो हम पढ़ते हैं जनरली। तो वोल्टेज फीडबैक में तो क्या होता है, इनपुट इम्पिडेंस बढ़ जाता है और जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। करंट शंट फीडबैक में क्या होता है, इनपुट इम्पिडेंस डिक्रीज होगा और आउटपुट इम्पिडेंस बढ़ेगा। तो 4 तरह के हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक बनाते हैं वोल्टेज सीरीज, एक बनाते हैं करंट सीरीज, एक बनाते हैं करंट शंट और एक बनाते हैं वोल्टेज शंट। तो जो हम जनरली पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वोल्टेज सीरीज और करंट शंट। तो वोल्टेज सीरीज की बात करोगे तो वोल्टेज सीरीज में जो इनपुट इम्पिडेंस है या रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा और आउटपुट रेजिस्टेंस घटेगा, और बैंडविड्थ तो हर केस में इंक्रीज होगी। करंट शंट में क्या होता है, जो आउटपुट है वो इंक्रीज होता है और जो वोल्टेज है जो आउटपुट है वो डिक्रीज होता है। ये मैंने आपको बताया जो हम जनरली पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोला है वोल्टेज शंट, तो वोल्टेज शंट में क्या होगा, वोल्टेज शंट में आउटपुट जो है वो डिक्रीज होगा और इनपुट भी डिक्रीज होगा। यहाँ पर इनपुट इंक्रीज है पर यहाँ पर इनपुट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी तरह से करंट शंट मैंने आपको बता दिया। करंट सीरीज में क्या होगा, जो आउटपुट है वो तो इंक्रीज होगा शंट में भी और सीरीज में भी, दोनों में इंक्रीज होगा। और यहाँ पर करंट शंट में इनपुट जो है वो डिक्रीज होता है, करंट सीरीज में इनपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो यहाँ क्या पूछा है, वोल्टेज शंट। तो वोल्टेज शंट के केस में दोनों डिक्रीज होंगे तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3rd। तो इसकी ये टेबल है, ये टेबल आप याद कर लेना जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, बताए हैं, वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।